तो आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम और चर्चा लगातार जारी है महंगाई के अलग अलग पहलुओं पर। और संसद के मानसून सत्र में महंगाई की गूंज सुनाई पड़ी है। जोर शोर से इसको तमाम जो सांसद हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपके सामने एक रिपोर्ट रखने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि महंगाई किस कदर लगातार बढ़ती गई और सरकार किस कदर हर बार उस पर मरहम लगाती गई कि ये सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। संसद में चल रहे मॉनसून सत्र में सरकार विपक्ष के निशाने पर है और कटघरे में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खड़े नजर आ रहे हैं। नियम 184 के तहत संसद में महंगाई पर चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से एक तरफ महंगाई बढ़ने के आंकड़ों को कम करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे हम महंगाई को छूमंतर कर दें। केंद्रीय कानून मंत्री ने इस मुद्दे पर कहा कि हमारे पास मनमोहन सिंह है जो देश की ताकत है, लेकिन सवाल यही है कि जनता इस ताकत पर भरोसा करे तो कब तक। 7 साल के शासन में देखने को मिले हैं तो सिर्फ घोटाले। आइए आपको दिखाते हैं 2004 में जब यूपीए सरकार बनी थी तब से अब तक शासनकाल में कितनी महंगाई बढ़ गई है। 2004 में जहां चावल के दाम 12 रुपए प्रति किलो हुआ करते थे, वहीं 2011 में बढ़कर ये दाम 32 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। यानी कि अगर वृद्धि प्रतिशत देखी जाए तो 166.66% की दर से वृद्धि हुई है। आटे की बात करें तो 2004 में आटा 9.5 रुपए प्रति किलो मिलता था, लेकिन अब 2011 में आटा खरीदने के लिए आपको अपनी जेब से 21 रुपए हर किलो के लिए खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि महंगाई का अगर परसेंटेज देखा जाए तो 121% महंगाई बढ़ गई है। ऐसे ही अरहर की दाल 32 रुपए 85 पैसे प्रति किलो हुआ करती थी, जो कि 2011 में बढ़कर अब 81 रुपए किलो हो गई है। अरहर की दाल में भी महंगाई 146.5% बढ़ गई। मूंग की दाल 2004 में 28 रुपए 25 पैसे किलो हुआ करती थी, जो कि 2011 में बढ़कर अब 81 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसकी भी वृद्धि 186.7% की रही। ऐसे ही दूध भी 11 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था, जो कि 7 साल में 2011 में बढ़कर 35 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। दूध का भी वृद्धि प्रतिशत 150% रहा। प्याज 2004 में 9 रुपए 99 पैसे प्रति किलो हुआ करता था, जो कि बढ़कर 2011 में 20 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। प्याज के दाम बढ़ने की दर रही 100%। ऐसे ही आलू 7 रुपए 92 पैसे प्रति किलो से बढ़कर 12 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है और इसका वृद्धि प्रतिशत रहा 51.5%। टमाटर 2004 में 13 रुपए किलो जहां मिलता था, अब 2011 में आपको 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए 25 रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर इसकी वृद्धि प्रतिशत देखी जाए तो ये रही 92.3%। ऐसे ही चीनी का दाम 2004 में 16 रुपए 50 पैसे था, जो कि अब बढ़कर 35 रुपए पहुंच गया है और वृद्धि दर रही 112.1%। एक दर्जन अंडा खरीदने के लिए 2004 में आपको 20 रुपए 40 पैसे चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब आप 48 रुपए चुकाते हैं। 135.20% की दर से ये वृद्धि प्रतिशत बढ़ा है। एलपीजी गैस 241 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 399 रुपए हो गया। पेट्रोल प्रति लीटर 33 रुपए 71 पैसे से बढ़कर 63 रुपए 70 पैसे हो गया और डीजल के दाम बढ़कर 21 रुपए 74 पैसे से 42 रुपए 27 पैसे हो गए। ये वृद्धि रही 89.8%। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि महंगाई ने किस तरह से जनता की जेब में आग लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो 2004 से 2011 तक का समय गुजरा और इन सब के बीच महंगाई में लगातार बढ़ोतरी होती गई है। और अगर प्रतिशतता की बात करें तो 100 से 150% की वृद्धि हर एक जिन्स, जो हम कह सकते हैं, एक सामान में, सामग्री में, हर वस्तु में हुई है। लेकिन सरकार बार बार कहती रही कि हम इन सारी स्थितियों को नियंत्रण में कर लेंगे। और अब स्थिति यह है कि सरकार यह कह रही है कि फरवरी में 22% थी मुद्रास्फीति और अब तो 8.3% है, हम और कम कर लेंगे। क्या कहें, बेशर्मी है? हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे ग्रुप एडिटर से। हमारे साथ मौजूद हैं एनके सिंह। एनके, सब कुछ हो रहा है फिर भी ये कहना, इस संसद में ये मुद्दा 12वीं बार उठा है। इस संसद में जो अभी आई है 2009 में 12 बार ये मुद्दा उठ चुका है महंगाई का और 12 बार डिस्कशन हुआ है। मेरे ख्याल से संसद के जेरे बहस अगर कोई मुद्दा होता है तो आप ये ना माने गलती से कि इससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा। कल भी सॉल्यूशन नहीं निकला, आज भी नहीं निकला। प्रणव दादा की बातों से आपको समझ में आ गया होगा। वोटिंग तक की नौबत आ गई। हाँ, वोटिंग होगी और वही पैटर्न रहेगा। आप देखें किस तरह का एक इंडिफरेंस है सरकार में कि कल जब ये चर्चा हो रही थी तो सलमान खुर्शीद साहब एकदम फिल्मी अंदाज में आ गए और बजाय ये बताने के कि उन्होंने मेजर्स क्या क्या लिए हैं, उन्होंने बताया किसी फिल्म का डायलॉग है कि तुम्हारे पास फला है, मेरे पास माँ है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास मनमोहन सिंह है।
शायद सलमान को नहीं मालूम कि यही बात ए राजा ने भी कोर्ट में कही थी कि मेरे साथ मनमोहन है। इस पूरे 2G स्पेक्ट्रम में मनमोहन की इमेज पूरी तरह से ए राजा ने खारिज कर दी और सली कर दी, कलंकित कर दी। तो आप मनमोहन सिंह को अगर आप वो समझ रहे हैं कि 2009 के मनमोहन सिंह हैं, तो वो नहीं है। जनता के परसेप्शन में मनमोहन सिंह आज वो नहीं है। दूसरा है, आपके पास मनमोहन सिंह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। आपके पास सोनिया गांधी भी होंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हर साल इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से 5 करोड़ आदमी पॉवर्टी से नीचे चला आ रहा है। जी, इनके आपके इस इंपॉर्टेंस की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं इस वक्त, सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। धन्यवाद। अतुल जी, संसद की अगर बात करें, सत्र का दौर चल रहा है और इन सब के बीच खबर यह भी मिली कि आप लोगों का जो प्रस्ताव था उसको क्या कहे, उसको मतलब अस्वीकार हो गया है। वो 350 के 51 के मुकाबले 320 के से ये कहा, लेकिन ऐसे में उम्मीद अभी बाकी है सरकार पर दबाव बनाने की। देखिए, सरकार पर हमारा ये जो प्रस्ताव था और उस पर जिस पर हम चर्चा करा रहे थे महंगाई पर, हमको मालूम है कि सरकार के पास अपनी भी शक्ति है और वो तो बिल्कुल मार्जिन पर है, लेकिन सरकार अपने भय दोहन से तमाम लोग इकट्ठा किए हैं। अभी इस पर गौर करिए आप कि साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी पूरे राज्य में दिन और रात कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध अभियान चलाती हैं, तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग करती हैं और जिले जिले पर अपनी सरकार अपने कार्यकर्ताओं से कहती है प्रदर्शन करो, घेराव डालो, बिजली का पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, महंगाई सरकार बढ़ा रही है। सबसे बड़ी पार्टी है जो देश को तबाही के रास्ते, किस तरह के बयान देते हैं। लेकिन संसद में आके दोनों ही पार्टियां ऐसी चिरौरी करती हैं कांग्रेस पार्टी और मनमोहन के सामने, यहां आकर के हर मामले पर 2008 से लेकर आज तक रेड कारपेट बिछाते हैं और लगाते हैं और बातचीत करके उनका सारा, क्योंकि उनको मालूम है। अच्छा अतुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम केवल कुछ स्टेट्स की बात क्यों करें, इनके पूरे देश के मसले की बात करें। अतुल जी, ये मैं इनके सिंह बोल रहा हूं, ये 12 बार इस सदन में इन्फ्लेशन पे डिस्कशन हो चुका है और 12 बार में कोई नतीजा नहीं आया। सरकार का जो ट्रैक था, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसमें कि रिच पुअर डिवाइड लगातार बढ़ रहा है। गिनी कोएफिशिएंट पे आप अगर देखें तो रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है। हर साल 5 करोड़ आदमी पॉवर्टी लाइन से नीचे चला जा रहा है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि इस साल देश में 238 मिलियन टन अनाज हुआ है, तो कम से कम इन्फ्लेशन, अनाज का इन्फ्लेशन तो रोका जा सकता था। क्या वजह है कि अनाज का इन्फ्लेशन भी नहीं रोका जा पा रहा है? इससे नहीं रोका पा रहा है कि आप जब पूरे कृषि क्षेत्र और कृषि उत्पाद के क्षेत्रों में आप वायदा कारोबार करा रहे हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करा रहे हो, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, आपकी अर्थव्यवस्था की वो तमाम मानदंड जो हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने के हैं। आपके सारे के सारे मानदंड वो हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक के तहत चल रहे हैं और दुनिया के जो विकसित देश जो पश्चिम के, उनके आर्थिक संकट को उन लोगों ने विकासशील देशों पर डाला हुआ है और आप उसके हिस्सेदार बन रहे हैं, तो कैसे आप लोगों को बचा पाएंगे? और आप जो कह रहे थे, यानी उम्मीद करना भी बेमानी नजर आती है, ऐसी स्थिति बन पड़ी है आपके लहजे में, आपके मायने में। अतुल अंजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए। तो चर्चा लगातार जारी है इस मसले पर और इस महंगाई से कैसे निजात मिले ये कोई नहीं बता रहा है। चर्चा के लिए सब तैयार हैं। हमारे साथ एनके मौजूद हैं। एनके, कोई ये नहीं बता रहा है कि इससे निजात कैसे मिले, राहत कैसे मिले। है कि इस कंट्री का जीडीपी इस समय $1.6 ट्रिलियन है। दुनिया के सिर्फ 10 कंट्रीज हैं जिसमें कि इतना बड़ा है, $1 ट्रिलियन क्लब में हैं हम। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी से जब ऊपर जाता है तो सिर्फ 10 देश हैं जिनकी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। हम 1.6 ट्रिलियन पे हैं। एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स की जो कि ब्राजील में चालू हुई, डायरेक्ट डिलीवरी में सरकार आना चाहती है। मनमोहन सिंह की एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है जिसमें कि वो NREGA, जो कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्ट डिलीवरी का सिस्टम है NREGA, और उसके तहत ये आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं जिसमें कि 1,10,000 करोड़ रुपए का खर्च है। डायरेक्ट डिलीवरी में जाएं सरकार, बेस्ट इस समय तरीका यह है कि डायरेक्ट डिलीवरी में जाएं, अनाज बांटें, सस्ते अनाज बांटें और जो भी खाता हो उसे अपने गवर्नमेंट एक्सचेकर से पूरा करें, क्योंकि आपकी इकोनॉमी छोटी मोटी नहीं है। इस समय आपकी 70 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है। ऐसे में अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से डायरेक्ट डिलीवरी में जाके गरीबों को सीधे कैश ट्रांसफर करें।
और अगर ये कैश ट्रांसफर करते हैं तो 2 साल में इसका रिजल्ट मिलेगा जैसा कि ब्राजील में मिला है। तो हम यही कहेंगे कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपके पास ईश्वर ने आपका एहसान नहीं है। अगर मानसून अच्छा हुआ है और उसकी वजह से फसल 238 मिलियन टन हुई है तो ये आपका कमाल नहीं है। 60 साल में आज भी हम मानसून पे ही भरोसा करते हैं उत्पादन के लिए। आप छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो इस समय चावल का उत्पादन में जो खर्च आ रहा है वो 30% बढ़ गया है, अभी कल ही रिपोर्ट आई है। तो इसका मतलब है कि एहसान आपका नहीं है, लेकिन खुदा के लिए कम से कम मैनेजमेंट तो सही करें। और उसके लिए एनआरईजीए की स्कीम है, फूड सिक्योरिटी बिल है, इसको आप सही अनुपालन इसका ले जाएं तो मेरे ख्याल से चीजें बदल जाएंगी। वैसे मैं एक शेर से खत्म करूंगा, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। मेरे ख्याल से दिल्ली में मुद्दा इस समय बहस पे है, इसलिए जनता को पेट बांध के इंतजार करना पड़ेगा। इनके बहुत शुक्रिया, आपका स्टूडियो में आप हमारे साथ शामिल हुए और वाकई ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही है और कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं है, क्योंकि जेरे बहस जिस मुद्दे की बात आज हुई है वही एक मुद्दा है और वाकई ये बहुत तार्किक भी है, क्योंकि संसद में इसी मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। देखते हैं क्या वाकई कोई परिणाम निकल कर आ पाएगा। शुक्रिया आज आप सभी का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। होगी फिर मुलाकात पोस्टमार्टम में एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। नमस्कार।